महाकुंभ के लिए योगी सरकार का धाकड़ ऐलान। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को मिली सुरक्षा की कमान। सिंघम के हवाले 45 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा। कौन है ये सिंघम जिस पर योगी को है भरोसा? प्रयागराज एक ऐसी प्राचीन नगरी है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का संगम है, जिसे प्राचीन ग्रंथों में तीर्थराज भी कहा जाता है। ऐसे पुण्य नगरी में सदियों से हर 12 साल बाद महाकुंभ लगता रहा है और इस बार 13 जनवरी साल 2025 को इस महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, जहां देश दुनिया से 45 करोड़ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने वाला है, जिनकी सुरक्षा भी योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इससे निपटने के लिए योगी सरकार ने एक ऐसे धाकड़ पुलिस अफसर को मैदान में उतार दिया है जिसे कोई सिंघम कहता है तो कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिनका नाम है आईपीएस अजयपाल शर्मा। उत्तर प्रदेश के जिस प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ में इस बार भारी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने वाला है, जिनकी सुरक्षा भी योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि इस बार महाकुंभ में 7 लेयर की ऐसी सुरक्षा होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। 7 चरणों में होगी महाकुंभ की सुरक्षा। पहले चरण में मूल स्थान पर यात्रियों की चेकिंग होगी। दूसरे चरण में ट्रेन, बस, निजी वाहनों की चेकिंग होगी। तीसरे चरण में प्रदेश की सीमाओं पर चेकिंग होगी। चौथे चरण में टोल प्लाजा पर चेकिंग की जाएगी। 5वें चरण में प्रयागराज कमिश्नरेट सीमा पर चेकिंग। 6ठे चरण में मेला क्षेत्र के आउटर पर चेकिंग होगी। 7वें चरण पर इनर पॉइंट पर श्रद्धालुओं की चेकिंग होगी। महाकुंभ की 7 चरणों की सुरक्षा के साथ ही 22 दिसंबर को योगी सरकार का एक ऐसा आदेश आ गया जिससे गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के साथ साथ आतंकी वारदात के मंसूबे पालने वाले लोगों की रूह कांप जाएगी, क्योंकि महाकुंभ की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजयपाल शर्मा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यानी एसीपी बनाकर प्रयागराज में उतार दिया है, जिनके बारे में कहा जाता है वो एक ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिनकी तैनाती जिस जिले में होती है उस जिले के गुंडे बदमाशों के दिलों में खौफ भर जाता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनकाउंटर के आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में तैनाती से पहले योगी सरकार ने उन्हें वाराणसी से पड़ोसी जिले जौनपुर की कमान सौंपी थी, जहां बतौर एसपी महज 23 महीने के कार्यकाल में ही उन्होंने गदर मचा दिया और देखते ही देखते जिला जौनपुर पूर्वांचल के तमाम जिलों को पछाड़ते हुए एनकाउंटर के मामले में नंबर 1 जिला बन गया। बदमाशों के लिए काल बने आईपीएस अजयपाल। एसपी के तौर पर अजयपाल शर्मा ने 5 फरवरी 2023 को जौनपुर की कमान संभाली थी और इन 23 महीनों के कार्यकाल में कुल 97 एनकाउंटर हुए, जिनमें 103 बदमाश घायल हुए, जबकि 4 बदमाश ढेर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, करीब 250 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। गुंडे बदमाशों की अकड़ ढीली करने वाले अजयपाल शर्मा को अब योगी सरकार ने महाकुंभ की सुरक्षा के लिए प्रयागराज भेज दिया है, जिसकी खबर मिलते ही खुद अजयपाल शर्मा ने एक ट्वीट में लिखा, 23 महीने के जौनपुर के सफर पर लगा विराम, अगला पड़ाव प्रयागराज। इस दौरान मुझे जौनपुर की संस्कृति, लोगों के स्नेह और सहयोग के अनुभव के साथ ही साथ जौनपुर में तैनात साथियों के साथ अपराध पर नियंत्रण करने का नया अनुभव प्राप्त हुआ। मेरी यह कोशिश होगी कि जिस विश्वास और अपेक्षाओं के साथ मुझे शासन द्वारा यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊं। प्रयागराज के नए सफर पर निकलते हुए मुझे अत्यंत खुशी है कि मां गंगा ने कुंभ मेले के मौके पर तीसरी बार यह अवसर दिया कि मैं अपनी सेवा दे पाऊं। जय गंगा मैया। जौनपुर की सुरक्षा संभालने वाले तेज तर्रार आईपीएस अफसर अजयपाल शर्मा को बहुत ही सोच समझकर योगी सरकार ने प्रयागराज में कुंभ मेले की सुरक्षा के लिए भेजा है, क्योंकि इससे पहले भी अजयपाल शर्मा 2 बार कुंभ की सुरक्षा संभाल चुके हैं और उन्हें अच्छा खासा अनुभव है ऐसी स्थिति में काम करने की। यही वजह है कि योगी सरकार ने अजयपाल शर्मा को जौनपुर से प्रयागराज भेज दिया। आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना में जन्मे 2011 बैच के आईपीएस अफसर अजयपाल शर्मा तेज तर्रार कार्यशैली और अपराधियों के खिलाफ बिना रुके अभियान चलाने के लिए सिंघम, दबंग और दी रियल कमांडर के उपनाम से जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, वो डायल 112 के एसपी का चार्ज संभालने के साथ ही सहारनपुर, गाजियाबाद, हाथरस और नोएडा जैसे जिलों में भी तैनात रह चुके हैं।
ऐसे तेज तर्रार आईपीएस अफसर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही साल 2018 में नोएडा के एसपी रहते हुए एनएमएफ न्यूज से खास बातचीत के दौरान अजय पाल शर्मा ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। लोग आपको बहुत सारे नाम से जानते हैं, लोग आपको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं, कोई कहता है सिंघम। आपका रियल नाम क्या है? आप पब्लिक फेस बन चुके हैं, लेकिन किस नाम से आपको लोग जाने? मेरा नाम जो ओरिजिनल है अजय पाल शर्मा, वही मेरा, मुझे पसंद भी वही है और सभी करीबी उसी नाम से बुलाते हैं। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक ऐसी टर्म है जो मेरे ख्याल से, बिकॉज आई बिलोंग टू मेडिकल प्रोफेशन बेसिकली, तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कोई अच्छी टर्म मैं नहीं मानता अपने लिए, क्योंकि हर किसी की तरह मुझे अपना ही नाम अच्छा भी लगता है सुनने में भी। और बाकी जो इनकाउंटर वगैरह है, ये सिर्फ चांस की बात होती है। इतना ज़रूर है कि उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत और जज्बा चाहिए काम करने के लिए, तो वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रहे। हम जब यूपी पुलिस के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं, 2011 बैच के आप आईपीएस हैं। इतने कम सालों में कोई इस मुकाम पर पहुंच जाए, अपने आप में उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अभी ओपी सिंह जी आए थे, उन्होंने एक भरी मीटिंग में आपकी बहुत तारीफ़ की, तो ये सब क्या अच्छा लगता है? कुछ तो ख़ास बात रही होगी आप में। देखिए, काम जब करते हैं तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर किसी को अपने काम के एक्नॉलेजमेंट पसंद आती है जब काम रिकॉग्नाइज होता है, क्योंकि हमेशा उसके पीछे एक सोच होती है, किसी भी काम के पीछे एक गुडविल की सोच होती है, एक पब्लिक वेलफेयर की सोच होती है। और जब उस नीयत से काम किया जाता है और उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, कोई भी व्यक्ति उसको रिकॉग्नाइज करे तो अच्छा लगता है, और अपने सीनियर्स करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक डेंटिस्ट थे और अचानक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए, तो इस बदलाव के पीछे की क्या कहानी है? कैसे आपने ये पूरा बदलाव देखा? देखिए, जब मैं स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन में था तो आई वांटेड टू बी अ सर्जन, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो उसी दौरान कुछ ऐसी एंड स्टेज में कुछ ऐसे वाक़या हुए, कुछ घटनाएं हुई, जिससे कि लगा कि नहीं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। और सिविल सर्विसेज एक अलग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपके डिसीजंस जो हैं कई ज़िंदगियों पे ज़्यादा असर डालते हैं। तो वही एक सोच थी जिसके कारण से सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था, और बाय गॉड ग्रेस वो क्लियर भी हुआ, और उसके बाद में सर्विस में आने का मौका मिला। आपने एक हाल में एक व्यवस्था लागू की है, थानों में ग्रेडिंग सिस्टम की ये व्यवस्था क्या है? ज़रा हमारे दर्शकों को ये आप बताएंगे, कैसे ये काम करता है? देखिए, ग्रेडिंग सिस्टम जैसा कि हर किसी के बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं और 3 महीने बाद जब या क्वार्टरली जब एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद में बच्चे का रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स के साथ में शेयर किया जाता है। उसमें पेरेंट्स को शेयर किया जाता है कि बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं, किस सब्जेक्ट में मजबूत है, किस में कमज़ोर है, कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, क्या टॉपर्स में आता है कि नहीं आता है। और जो एक थाना पुलिस की एक ऐसी यूनिट है जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, और उसमें मेरिट के बिना किसी और फैक्टर का रोल नहीं प्ले होना चाहिए। इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने का सिर्फ एक ही पीछे उसकी मंशा है, वो है उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाना, और जो भी व्यक्ति इतनी ज़िम्मेदार पोस्ट पे है वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे, और अगर उस जिम्मेदारी को वो निभा पा रहे हैं तो ही वो उस पद की गरिमा को बढ़ाएं, अदरवाइज़ उनके लिए बाहर का रास्ता तैयार। तो कैसे ये काम कैसे करता है, थानों पर लागू कैसे होता है? देखिए, पुलिस में कई ऐसे कार्य हैं, इसमें प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, क्राइम रोकने के लिए वो क्या कर रहा है, पब्लिक से कैसा व्यवहार कर रहा है, अगर कोई अपराध हुआ है तो उसको वर्कआउट कितनी तत्परता से कर रहा है, क्या जिस एरिया की जिम्मेदारी दी गई है उस क्षेत्र में रहने वाले लोग उनसे सेटिस्फाई हैं, उनके व्यवहार से, उनकी वर्किंग से सेटिस्फाई हैं, जितनी भी एजेंसीज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ में उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर पे इम्पैक्ट उनका किस तरह का है मौके पर। इस तरह के तमाम ऐसे, क्योंकि जो पुलिसिंग, मेरा जो मानना ये है, पुलिसिंग ना सिर्फ एक प्रोफेशन है बल्कि पुलिसिंग एक लाइफस्टाइल है, और इस लाइफस्टाइल में अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, एक सौम्यता का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ों के लिए ये कोशिश की गई है इसको ग्रेडिंग सिस्टम की, और फ़िलहाल इनके जो रिज़ल्ट्स हैं उसको एनालाइज़ किया जाएगा। फ़िलहाल अभी तक जो रिस्पांस मिला है
वो काफ़ी वर्किंग में एक तत्परता भी आई है और जो एक्शंस हैं वो देखने को मिले हैं पुलिस के द्वारा। एंड बाकी इसका रिव्यू अभी किया जाएगा, हर 15 दिन में हम इसका रिव्यू करेंगे। और क्योंकि नई एक व्यवस्था है तो इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश रहेगी, इसको हम मान करके चल रहे हैं। और जैसे समीक्षा में जो कमियां हमें आएंगी, उन कुछ पहलू कई बार छूट गए हों या कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाए, जो कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको कम तवज्जो दी जाए, तो उस हिसाब से अभी इसमें ऑल्टरेशन किए जाएंगे। तो क्या हम ये मतलब दावे के साथ कह सकते हैं कि थानों में या थानों के कल्चर में बदलाव आ गया इस सिस्टम के लागू होने के बाद? देखिए, बदलाव आ रहा है और बदलाव आएगा। किसी भी व्यवस्था की कामयाबी इस पे डिपेंड करती है कि उस व्यवस्था का एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है। और क्योंकि ये नई व्यवस्था है और हमारी कोशिश ये है कि ये कामयाब हो, उसको कामयाब बनाने के लिए इसकी रेगुलर समीक्षा, अधिकारियों का और कर्मचारियों का इसमें बराबर का पार्टिसिपेशन, और जहाँ जहाँ भी हमें कमी मिले उसमें हम सुधार करते रहें, उससे डेफिनेटली एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि यूपी के किसी ज़िले में इस तरह की व्यवस्था कभी लागू हुई हो। मैं देखने की कोशिश भी कर रहा था पर मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। इस पर सरकार की तरफ से या आपके सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से कोई तारीफ मिली आप? नहीं, देखिए, अभी तो क्योंकि लागू की गई है और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उस रिजल्ट्स को शेयर किया जाएगा। क्योंकि ये हमारा अभी गौतम बुद्ध नगर का ही एक तरह से प्रोजेक्ट है जो हमने अभी यहाँ पे शुरू किया है। जैसे इसके रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे, जब समीक्षा इसमें रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी, तो डेफिनेटली हम शेयर भी करेंगे और उसके बाद में कोशिश की जाएगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार की। देखिए, इसके पीछे एक कारण ये है कि जब भी कोई भी सिटीज़न जब रोड पे चलता है या अखबार में, टीवी में किसी न्यूज़ को देखता है, तो उसका एक अपना ओपिनियन होता है कि अगर मैं इस पोजीशन में होता तो शायद मैं ये कदम उठाता। आज से 7-8 साल पहले तक हम भी उसी तरह से सोचते थे। तो बस इतना है कि उस सोच को बरकरार रखा है। आज भी कोशिश करते हैं कि उसी सिचुएशन में अपने आप को ढाल करके देखें कि एक आम व्यक्ति जो सड़क पे चलने वाला है वो क्या उम्मीद रखता है, उसका क्या ओपिनियन है कि अगर पर्टिकुलर सिचुएशन पैदा हो तो उस पर वो क्या चाहता है कि पुलिस के अधिकारी या कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी है वो क्या कार्रवाई करे। तो सिर्फ एक एम्पैथाइज और उसी का तरीका है कि अपने आप को उस सांचे में ढाल करके देखने का। ऐसा हुआ है जब कभी ट्रक में बैठ कर के गए एज ए क्लीनर के तौर पे, तब देखा कि कहाँ पे पुलिस वाले जो है रोड पे खड़े होकर के परेशान कर रहे हैं पब्लिक को, किसी तरह की उगाई की शिकायत आ रही है। इसी तरह कई बार किसी अलर्टनेस चेक करने के लिए किसी गाड़ी की चेकिंग के लिए कहा तो नहीं पहचान पाए, लेकिन अच्छा लगा, उन्होंने गाड़ी को रोका, चेक किया, अच्छे तरीके से चेक किया। तो ये तो सारे मीन्स हैं पुलिस के अलर्टनेस एक चेक करने के लिए कि एक आम जो व्यक्ति अगर घटना हो उसके साथ में, तो उस केस में पुलिस का रिस्पॉन्स क्या रहता है। अमूमन ऐसा लोग सोचते हैं, मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन लोग सोचते हैं कि आईपीएस का जब भी जिक्र आता है या उसके नाम की चर्चा होती है, वो लोग यही समझते हैं कि एसी में बैठने वाला होगा, बहुत सौम्य सा चेहरा होगा, बिल्कुल जैसा आप दिख रहे हैं इस वक्त। लोग ये भी सोचते हैं कि भला वो क्या ट्रक में बैठकर जा सकता है, क्या वो ऑटो में बैठकर कहीं जा सकता है एनकाउंटर करने के लिए, लोग ये पूछते हैं। आप ये कैसे कर लेते हैं? आपको तकलीफ नहीं होती? देखिए, एक बड़ी स्पष्ट सी बात हमेशा ज़िंदगी में सोची है कि जहाँ नीयत है वहाँ मुराद पूरी होती है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कठिनाई आती है, और कठिनाई आती भी है तो इतना जज्बा आपके अंदर होना चाहिए आप उस चीज़ को फेस कर सकें। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जस्टिफाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है और उसी को करने का प्रयास हमेशा किया जाता है। पुलिस वालों की एक बहुत बड़ी शिकायत होती है, वो शायद कहते नहीं कभी, पॉलिटिकल प्रेशर या फिर पब्लिक प्रेशर। आपने शामली में योगदान दिया, अब आप नोएडा में योगदान दे रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर में योगदान दे रहे हैं। क्या कभी आपने प्रेशर महसूस किया या कभी कोई दबाव आप पर डालने की कोशिश हुई, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो या कोई और दबाव? देखिए, प्रेशर एक इंसान के ऊपर चाहे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो हो, प्रेशर किसी व्यक्ति पे उतना आता है जितना वो लेना चाहता है। लेकिन आप पुलिस वालों से तुलना नहीं कर सकते। नहीं, हर डिपार्टमेंट में, हर पोस्ट पे प्रेशर उतना ही आता है जितना आप लेना चाहते हैं। अगर आप प्रेशर नहीं लेना चाहते तो आपके ऊपर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं डाल सकता। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि प्रेशर डालने की कोशिश की गई, आपने नहीं लिया? देखिए, हर व्यक्ति को कोशिश करता है कि उसकी बात जो है उसकी मानी जाए, उसकी बात सुनी जाए, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम मेरिट पे, फैक्ट्स के आधार पे चीज़ों को करें। और अब तक जो चाहा है
जस्टिफाई हर एक्शन जो है जस्टिफाइड एक्शन ही करता है कामयाबी मिले। ये देखिए, हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि कोई व्यक्ति अपराध ना करे। उसके लिए हम तमाम जितने भी पुलिस के पास संसाधन हैं उसको इख्तियार करते हैं, जिसमें चाहे वो प्रिवेंटिव एक्शंस की बात की जाए, चाहे वार्निंग देने की बात की जाए, तो पूरा प्रयास रहता है। पब्लिक को अवेयर किया जाता है कि क्राइम से बचने के क्या तरीके हैं। क्राइम अगर होता है तो उसके मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है क्रिमिनल का, अगर चोर चोरी करता है तो उसमें कैसे बचा जा सकता है, अगर रास्ते में लूट होने का खतरा उससे कैसे टाला जा सकता है, किसी का मोबाइल छीनने से कैसे बचा जा सकता है। ये सारे तरीके कोशिश की जाती है कि पब्लिक तक रीच बनाएं और उनको ये बताएं। और इसी तरह से क्रिमिनल्स जो हैं उनके खिलाफ जितने प्रिवेंटिव एक्शन हैं उसको हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर कोई पुलिस पार्टी जो अरेस्ट करने जा रही है उसको, और उसके ऊपर वो पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर रहा है जो, या किसी तरह का अवैध रूप से कोई फोर्स इस्तेमाल हो रही है उसके द्वारा या उसके साथियों के द्वारा, परिजनों के द्वारा, तो ये फुल राइट्स हैं पुलिस के पास में कि उसको एप्रीहेंड करें किसी भी तरीके से, जितना नेसेसरी फोर्स हो उसको यूज़ करें। उसमें कई बार एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है। अगर चाहे गौतम बुद्ध नगर की बात करूँ चाहे शामली की बात करूँ, सैकड़ों ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अरेस्ट हुए हैं और चुनिंदा कुछ क्रिमिनल्स हैं जो मारे गए हैं और कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो घायल हुए हैं। वो डिपेंड करता है कि मौके पे क्या स्थिति पैदा हो रही है। देखिए, इसमें जो इनकाउंटर्स हैं ये बहुत ही टफ सिचुएशन होती है मौके पर। अगर मैं 2 जनवरी की बात करूं तो हमने भी अपना साथी इसी तरह की मुठभेड़ में खोया है और दूसरा साथी हम खोते खोते बचे हैं। जब किसी व्यक्ति के 3 गोलियां लगी हों और वो बिस्तर पे पड़ा हो और ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा होता है, फिर भी अगर कोई उस पर सवाल उठाने का चाहे तो फिर ये तो उसकी सोच जो है। नहीं, हम जर्नलिस्ट हैं और हम हर दिन खबरें पढ़ते हैं पुलिस वालों की, और हमने कई खबरें पढ़ी हैं कि पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए आपका क्या जवाब है? उनके लिए मेरा यही कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने 7 हत्याएं कर रखी हैं या 12 हत्याएं कर रखी हैं, तो क्या उन लोगों ने पहले उनके मानवाधिकार के बारे में बात करी थी जिनकी हत्या की गई थी? क्या उन 7 लोगों के मानवाधिकार की बात करी थी? क्या उन 12 लोगों के मानवाधिकार की बात करी थी? अगर उन्होंने तब उनके मानवाधिकार की बात करी है तब तो आज की डेट में वो हक रखते हैं किसी और की बात करने का। अगर उन्होंने पहले उनके वो संवेदनाएं नहीं जाग पाई तो आज अचानक से क्यों जाग रहे हैं? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जस्टिफाई होनी चाहिए और मानवता हर किसी के अंदर होनी चाहिए, सिर्फ एक पक्षीय सोच नहीं रखनी चाहिए। और अगर कोई पुलिस कर्मचारी की गोली से कोई बदमाश मारा गया है तो उसके पीछे कारण भी देखने चाहिए, उस फैमिली की कंडीशन को भी देखना चाहिए जिसके घर वालों का ब्रूटली मर्डर किसी के द्वारा किया गया। शामली की बात करूँ, 2 भाई मारे जाते हैं दिन दिहाड़े, शाम को रंगदारी मांगी जाती है, सुबह तक नहीं दी जाती तो दोपहर को हत्या कर दी जाती है दिन दिहाड़े सड़क पर। तो बाकी जो आसपास के लोग हैं वो क्या करेंगे? पलायन नहीं करेंगे और करेंगे क्या? तो इसलिए ऐसे जो बदमाश हैं जो 3-3 पुलिस वालों की हत्या कर चुके हैं, क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि आप जब वहाँ पर जाएंगे वो बड़ी शांति से आपके सामने सरेंडर कर देंगे? ये सिर्फ कहने सुनने की बातें होती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं कि आपने कहा हाथ ऊपर खड़े करने के लिए और उसने हाथ खड़े कर दिए।